आज बात करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए। और ये सीडीपी की प्रश्न है जो कि रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आइए, पहला प्रश्न है कि खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालिता होती है, किसके कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए, बी और सी का संयोजन, यानी कि आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा किसी भी शिक्षार्थियों को प्रतिभाशाली होना सामान्यतः उसके आनुवांशिक रचना एवं वातावरणीय रचना पर निर्भर करती है। आगे सेकंड क्वेश्चन है कि डैश प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरों के साथ झगड़ना। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही है, बल्कि दूसरों के साथ झगड़ना ये सही उत्तर नहीं होगा। यानी प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो उसके साथ क्या संतुष्ट रहेंगे? उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया का संबंध क्या है? ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। डिसलेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने की अक्षमता के बारे में। व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को पहले बाद में बाएं दाएं आदि के भेद को समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह शॉक और वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया से। आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ कि एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है वह शॉ और वाज में और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। इसमें शब्दों के संयोजन में वर्णमाला सीखने आदि में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या प्रॉब्लम होती है? डिस्कैलकुलिया होती है, डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, डिस्थीमिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया, यानी कि गणितीय जो कौशल होती है, गणितीय कौशल के तहत डिसलेक्सिया यानी गणितीय कौशल संबंधी विकार, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार तथा डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। अधिगम अक्षमता संबंधी विकार हैं, जबकि डिस्थीमिया मूड डिसऑर्डर संबंधी विकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी के अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। यानी सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सभी कारक जैसे कि सेरेब्रल डिसफंक्शंस, सेवागात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता किससे संबंधित है? तो एक स्थिर अवस्था होती है। सामान्यतः भाषा में अधिगम निर्योग्यता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित बातें निहित होती है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चे को कॉपी में लिखने के विपरीत छवियों, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, किसके वजह से? तो इस सही उत्तर हो जाएगा अधिगम में असक्तता की वजह से। अगला प्रश्न है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये बच्चा पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, का लक्षण जो है वो व्यक्त करता है। यानी डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। इस विकार से ग्रसित एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने एवं समझने में क्या करता है? कठिनाई महसूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? रिपीटेड टाइम ये प्रश्न देखिए पूछी जाती है एग्जाम में। मानसिक रूप से विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहारिक विकार। तो आपको जरूर समझ गए होंगे डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधी विकार से है, और जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर जो है वो बल देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है? तो इसका सही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना।
अगला प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा, डिसलेक्सिया की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है कि गतिक कौशल को अधिगम निरयोक्ता कहलाती है। तो ये गतिक कौशल डिस्पैक्सिया कहलाती है, डिस्पैक्सिया। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि डिस्पैक्सिया गतिक कौशल में अधिगम निरयोक्ता डिस्पैक्सिया कहलाती है। यह एक विकार है जिसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वह अपनी और तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं, जबकि डिस्फेजिया भाषा विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि सीखने संबंधी निरयोक्ताएं सामान्यतः किस पर बल देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन बच्चों में पाई जाने वाली विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती हैं। अगला प्रश्न है कि पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसके तहत ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा कि पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता कमी किसका एक लक्षण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया के संबंध में, यानी कि डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से के नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यानी कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार करता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तर जैसे कि सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षणिक स्तर में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि विशेष अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी कराई जानी चाहिए, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा संबंधी कराई जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ, यानी कि शिक्षा को समावेशीकरण के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कक्षा में विविधता का उत्पन्न मानी जाती है, यानी कि समावेशी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, अर्थात इस प्रकार की शिक्षा कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को मान्यता देते हुए समग्र शिक्षण कार्य के संचालन को निर्धारित करता है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप जो है वो बदलनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय, तो किसके सिवाय, यानी पृथक्करण के सिवाय। सफल समायोजन के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का स्वीकृति, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशीलता बनाना और सहयोगात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन आदि होना आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न के संबंध में हम जानकारी दें आपको, समावेशी शिक्षा के संबंध में प्रश्न है जो कि हमने वीडियो बार बार आपको रिपीटेड टाइम करवाया है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं कि समावेशी विद्यालय जो हैं वो शिक्षार्थियों की क्षमताओं का परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होती है। अगला प्रश्न है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्यतः विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, किसका अभिप्राय है। तो ये समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। एक बार पुनः आप देख लें इसका मतलब क्या होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा का आशय दिव्यांग विद्यार्थी, जिन्हें आजकल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहा जाता है, को सामान्य बच्चों के साथ बैठकर सामान्य रूप से पढ़ना, ताकि सामान्य बच्चों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई बदलाव ना रहे। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को एक दूसरे के ठीक ढंग के साथ समझते हुए आपसी सहयोग की पठन पाठन के कार्य कर सकें। अगला प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि वाले बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने को इनकार करेंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से वंचित हो बैठाने के लिए बोलेंगे,
अगला ऑप्शन है कि ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक विकसित करेंगे, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो ये ऑप्शन जो होता है इसका सही हो जाता है। यानी कि शिक्षण द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तरों के लिए प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधि एवं तकनीक कौशल का जो है वो सहारा लिया जाना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन जो होता है ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाले बच्चों में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। असंगठित घर से आने वाले बच्चों को उनके वातावरण को प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का जो है वो अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो है वो अनुरूप से होनी चाहिए। आइए इसके बारे में हम गौर करते हैं कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों में भी जो है वो प्रभावित हो सकें। और अगला प्रश्न है कि जिन विद्यार्थियों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों के किस क्षेत्र के विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।